हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे पीआरएस वनडे एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आपको इसके पहले वाली वीडियो में एडजेक्टिव से टॉपिक जो रिलेटेड था उसे आपको पढ़ाया गया था। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई टॉपिक जिसका नाम है वर्ब। तो आज हम चर्चा करेंगे वर्ब के बारे में कि आखिर जो वर्ब होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, वर्ब को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर वर्ब को पढ़ना जरूरी क्यों होता है, ठीक, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ वर्ब पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किसी दो पर्सन के बीच में अगर कन्वर्सेशन हो रहा है या कोई बात हो रही है, या अगर काम को प्रकट करने के लिए कि आखिर जो काम हो रहा है वो किस चीज का काम हो रहा है, यानी कि जब बात किया जाएगा तो अक्सर ये होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो काम को प्रकट करते हैं कि हाँ मैंने वो किया, हाँ हम यहाँ पे गए थे, ये है वो है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये वर्ब होता है। तो आखिर बात ये है कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वर्ब होता है वो काम को प्रकट करता है, यानी कि ये बताता है कि आखिर क्या काम हो रहा है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, वर्ब जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा है पीआरएस वनडे एग्जाम, यानी कि ये हमारे चैनल का नाम है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है पीआरएस वनडे एग्जाम, तो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये थोड़ा डैश करके लिखा है, यानी कि बीच में थोड़ा गैपिंग है, इस प्रकार से लिखा है। लेकिन जब आप जा करके इसे सर्च करेंगे तो आप कैसे सर्च करेंगे, तो आप ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा पीआरएस वनडे एग्जाम। समझ में आ रहा है, पीआरएस वनडे एग्जाम। तो इस तरीके से आपको लिख करके हमारे चैनल को सर्च करना है, हमारा चैनल तुरंत आ जाएगा और आप जाकर के रोज वीडियो को कंटिन्यू देखिए। तो बस आपको इसमें कोई गैपिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये डाल करके सर्च कर लेना है। ठीक, तो आइए चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है वर्ब की वर्ब क्या होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे, कैपिटल लेटर में डाल लेते हैं वर्ब। ठीक, वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, वर्ब को हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो क्रिया जो काम को प्रकट करता है, यानी कि ये बताता है कि कौन सा काम, जैसे खाना पीना, दौड़ना, हंसना, खेलना, बोलना, ये सब हमारे आते हैं वर्ब है, यानी कि क्रिया है। तो बच्चों, हम यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि आखिर वर्ब होता क्या है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन को कहते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं, परिभाषा। तो बच्चों, वर्ब की हम परिभाषा देखेंगे। तो वर्ब की परिभाषा है द वर्ड which saw the action or state of being are called a verb। समझ में आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, द वर्ड which saw the action or state of being are called a verb। तो इसकी हिंदी ये होगी कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना, यानी किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है क्रिया। तो यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। क्रिया कहलाता है या क्रिया कहते हैं, या क्रिया कहते हैं। ठीक, ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों
जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है क्रिया कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ कि क्रिया आखिर क्या होती है। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। तो जिस शब्द से यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि आखिर वर्ब क्या है। तो जैसे बच्चों मैंने अभी बताया, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे वर्ब हैं। क्योंकि मैंने कहा कि राम खेलता है, तो यहाँ पे जो खेलने वाला जो शब्द आया है, राम किस चीज का काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। तो जो खेलना जो शब्द आया है ये हमारा क्या है, यही हमारा वर्ब है। तो बच्चों एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि आखिर जितने भी क्रिया वाले जो शब्द होते हैं उनके जो अंतिम अक्षर होता है, जो उनका अंतिम अक्षर होता है वो उसमें क्या होता है, अंतिम अक्षर ना आता है। ठीक है, अंतिम जो अक्षर होता है वो ना आता है। अब कैसे अंतिम अक्षर आएगा ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे मैंने लिखा, यहां पे देखिए मैं लिख रही हूं, जाना, खेलना, कूदना, हंसना। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हंसना, दौड़ना आदि। ठीक, तो यहाँ पे जाना, खेलना, कूदना, हंसना, दौड़ना, ये सब क्या है, ये सब है क्रिया, यानी कि शब्द है, क्रिया के शब्द हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हैं ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लास्ट में ना आया कि नहीं आया, तो ना आया तो ये हमारा क्या, ये हमारा है वर्ब है। खेलना में लास्ट में अंतिम अक्षर क्या आएगा, मैंने क्या बताया था, ना। तो लास्ट में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे कूदना में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हंसना में ना आ रहा है, दौड़ना में ना आ रहा है। तो यही बच्चों हमारा क्या है, यही हमारा वर्ब है। अब ऐसे ये तो हमारा हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में जैसे गो का मतलब होता है जाना, गो कम, ठीक, गो कम प्ले रन, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे वर्ब होते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया कि अंतिम अक्षर लास्ट में ना आएगा, जैसे जाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, हंसना, बोलना, ये सब हमारा होता है क्रिया के शब्द होते हैं, यानी कि वर्ब होते हैं। अब आइए चलते हैं, हम ये देखते हैं कि आखिर जो वर्ब है यानी कि जो क्रिया है उसको कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों आपको क्रिया पढ़ने से पहले ये आप जरूरी नहीं है कि हाँ बस आपने बस क्रिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो गया, आपको क्रिया आ गया, कोई भी शब्द है जिससे काम के करने या होने का पता चल गया, बस क्रिया हो गया। हाँ, लेकिन ये तो आपको पता चल गया कि हाँ वो क्रिया हो गया, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर उसके रूल्स क्या होते हैं, आखिर कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कौन से वर्ब के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये भी जानना जरूरी है। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि जो वर्ब के यानी कि जो वर्ब के काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में देख लिया, अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में हो गया गो, कम, प्ले, रन, सिंग। देखिए गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, प्ले का मतलब खेलना, रन का मतलब दौड़ना, सिंग का मतलब गाना, डांस का मतलब क्या, नाचना। तो ये हमारे हैं इंग्लिश के वर्ड हैं जो कि क्या दर्शा रहे हैं कि ये वर्ब हैं, वर्ब वाले वर्ड हैं। ठीक, अब आइए हम देख लेते हैं कि आखिर वर्ब को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो हम बच्चों यहाँ पे डालेंगे वर्ब, क्या डालेंगे, वर्ब यानी कि क्रिया, ये हमारा हो गया। वर्ब को बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक। दूसरा हमारा आता है मेन वर्ब, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे कि वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है हमारा मेन वर्ब। ठीक, तो हेल्पिंग का मतलब, हेल्पिंग शब्द हेल्प से बना है और हेल्प का मतलब क्या होता है, सहायता करना, यानी कि मदद करने वाले जो क्रिया होते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं सहायक क्रिया। और मेन वर्ब, मेन का मतलब होता है मुख्य, जो सबसे प्रधान हो।
तो मेन वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं प्रधान क्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? मेन वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं प्रधान क्रिया। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा हिंदी में लिख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद में हम मेन वर्ब को बोलते हैं प्रधान क्रिया, प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया। दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ब आते हैं? तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं। पहला हमारा होता है एक्सिलरी वर्ब, दूसरा हमारा होता है मॉडल वर्ब। समझ में आ रहा है? मेन वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, यानी कि मेन वर्ब के कुल कितने दो पार्ट होते हैं? तो पहला बेटा मेरा आता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा हमारा आता है क्या? इनट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो अब देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब के दो काइंड्स होते हैं, यानी कि दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल वर्ब। ऐसे मेन वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारा क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, समझ में आ रहा है? अब बच्चों हम आपको बताएंगे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो ट्रांजिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि पहले जो वर्ब के जो दो काइंड्स बताए गए हैं आपको, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आखिर हम कुछ सेंटेंस के थ्रू ये समझेंगे कि आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। ठीक, तो जैसे कि मैंने लिखा एग्जाम्पल में, मैंने लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, ये आपका हो गया। दूसरा आपका हो गया दिस इज बुक। समझ में आ रहा है? तो बच्चों पहला मैंने एग्जांपल लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि राम क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो राम है ये हमारा क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या है बच्चों? ये हमारा है सब्जेक्ट। उसके बाद में काम किस चीज का कर रहा है? राम काम कर रहा है खेलने का। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है वर्ब। ये आपको समझ में आ गया। अब जो क्रिया, जो काम हो रहा है वो किस चीज का काम हो रहा है? तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि जो राम खेल रहा है वो क्या खेल रहा है? राम खेल रहा है क्रिकेट। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब बचा हमारा क्या? अब मेरा बचा इज। तो इज क्या है? तो जब ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड यानी कि काम को दर्शाया गया हो, ऑब्जेक्ट भी दिया हो, तब उसके साथ में अगर एक्शन वर्ड के साथ में यानी कि मेन वर्ब के साथ में अगर इज, एम, आर, वाज वर्ड अगर लगा है तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या है? ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में है दिस इज बुक, यानी कि यह बुक है। तो यह बुक किस लिए है? पढ़ने के लिए है कि इस बुक में किस चीज की जरूरत की चीज है। तो इसमें क्या है? इसमें तो एक तो इंडिकेट किया गया है, दर्शाया गया है कि यह बुक है। तो यहाँ पे बताया गया कि यह बुक है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में आपको एक्शन नहीं दिया गया है कि बुक से क्या काम हो रहा है, हम किस चीज का काम कर रहे हैं किताब से। यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं दिया गया है। यहाँ पे केवल क्या दिया गया है? इज दिया गया है। तब यहाँ पे इस दशा में अगर सेंटेंस में एक्शन वर्ड ना दिया हो, इज, एम, आर, वाज वर्ड अगर ये दिया गया हो और काम जिस चीज का हो रहा है वो अगर वर्ड ना दिए गए हो, तब हम क्या करते हैं? उस दशा में जो इज, एम, आर, वाज वर्ड होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब ना होकर के क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब था यानी कि एक्शन वर्ड था और इज भी आया था, तो एक्शन वर्ड जो आया था वो हमारा मेन वर्ब हो गया था और उसके बाद में जो इज आया था वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया था। लेकिन इस वाले सेंटेंस में
एक्शन वर्ड यानी कि काम को नहीं दर्शाया गया है। तो यहाँ पे इज, एम, आर, वाज वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब ना होकर के मेन वर्ब होता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो जिस सेंटेंस में क्रिया ना दी गई हो, एक्शन वर्ड ना दिया गया हो, केवल उसमें इज, एम, आर का प्रयोग करके सेंटेंस बना दिया गया हो, तो वो हमारा होता है, वो हमारा उस दशा में इज जो होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। और अगर एक्शन वर्ड दिया गया है उसके साथ में इज का प्रयोग, इज भी दिया गया है, तब इज हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। लेकिन अगर एक्शन वर्ड नहीं दिया गया है तब उस दशा में इज, एम, आर हमारा मेन वर्ब का कार्य करता है। ठीक, समझ में आया? अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तो अगली टॉपिक मेरी यही है। तो पहले 2-3 सेंटेंस हम और देख लेते हैं। राम गोज टू मार्केट, राधा सिंह से सॉन्ग। ठीक, अब इसमें हम क्या पहचानेंगे, यू आर ए डॉक्टर यानी कि तुम एक डॉक्टर हो। ठीक, तो यहाँ पे डॉक्टर हो तो तुम किस चीज का काम कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, रोगी का इलाज कर रहा है कि क्या कर रहा है, ये नहीं बताया गया। बस केवल कह दिया गया कि यू आर डॉक्टर यानी कि तुम डॉक्टर हो। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड नहीं दिया गया है, यानी कि मेन वर्ब नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो इज होता है, जो हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इस दशा में जो आर है हमारा, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। ठीक, ऐसे है राम गोज टू मार्केट, तो राम हमारा क्या है, राम हमारा है सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद में मार्केट हमारा है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? उसके बाद में जो गो यानी कि राम बाजार जाता है, तो राम किस चीज का काम कर रहा है, राम जाने का काम कर रहा है। कहाँ पे जाने का काम कर रहा है, बाजार जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो गोज शब्द आया, राम किस चीज का कार्य कर रहा है, जाने का। तो ये जो गोज यानी कि गोज से ही बना है गोज, तो यहाँ पे जो गो है, जो गोज शब्द है, ये हमारा क्या है, मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा है मेन वर्ब। समझ में आ रहा है? राधा सिंह ए सॉन्ग यानी कि राधा एक गीत गाती है, राधा एक गाना गाती है। तो यहाँ पे राधा हमारा क्या है, राधा हमारी सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट है। उसके बाद में राधा क्या काम कर रही हैं, गाने का काम कर रही हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेन वर्ब है। और क्या गा रही हैं, एक गीत गा रही हैं, तो ये हमारा है ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। और पहली बात तो ये कि चाहे जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं, चाहे जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं, उसमें अक्सर जो इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं, पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में होता है वर्ब, और उसके बाद में हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो 3 चीज हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे, छोटा से छोटा अगर सेंटेंस आप बनाते हैं, तभी भी ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंटेंस के लिए, वाक्य के लिए। एक होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा वर्ब, और तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो आपको पता चल गया कि आखिर इज, एम, आर क्या होता है। इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होता है, और जाना, खाना, पीना, दौड़ना, गो, कम, प्ले, रन, ईट, ये सब हमारे मेन वर्ब होते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मेन वर्ब नहीं दिया गया है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, तो उस दशा में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मेन वर्ब का काम करता है, यानी कि कंप्लीमेंट हो जाता है। अब उसके बाद में हम चलेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब। क्या पढ़ेंगे, एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब जो होता है, मदद करने के लिए, ऐसे वर्ब जिनका प्रयोग हम मदद करने के लिए करते हैं। कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि सेंटेंस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मदद करने के लिए क्या करेंगे, हम एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है एक्सिलरी वर्ब, एक हमारा एक्सिलरी वर्ब है वो है डू, दूसरा हमारा एक्सिलरी वर्ब है बी, और तीसरा हमारा एक्सिलरी वर्ब है हैव। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब आप देखेंगे कि आखिर इन तीनों के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो बच्चों डू का मतलब क्या होता है, करना। ठीक,
और बी, बी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? बी के अंतर्गत इज, एम आर, इज, एम आर, वाज, वर और बीन, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे बी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ऐसे हैव, हैव का मतलब होता है पास, और हैव वाले यानी कि जो हैव जो वर्ड आया है इसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक आता है हैज, दूसरा आता है हैव, तीसरा आता है हमारा हैड। और ये क्या काम करते हैं? ये सेंटेंस में ये बताते हैं कि आखिर जो काम हुआ वो प्रेजेंट में हुआ कि पास्ट में हो चुका था। ठीक, पास्ट में हो चुका था। तो यहाँ पे जो हैज और हैव, हैड है, ये हमें बताता है प्रेजेंट और पास्ट के बारे में ज्ञात करवाता है। तो जो हैज और हैव है ये हमें क्या बताएगा? प्रेजेंट के कार्यों के बारे में बताएगा। ठीक, उसके बाद में जो हैड है ये हमारा पास्ट के कार्यों के बारे में बताएगा। ठीक, पास्ट टेंस के बारे में अवगत कराएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। अब और भी तो समझना जरूरी है। अब आइए चलते हैं, अब हम देखते हैं, पहला तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत एक्सिलरी वर्ब ही आया था। ठीक, उसके बाद में अब दूसरा हमारा आएगा मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब क्या होता है बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? ठीक, तो ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस में इंक्लूड होकर उसे कंप्लीमेंट बनाते हैं? तो मॉडल वर्ब में आता है हमारा कैन, कुड, बिल, सेल, शुड, उसके बाद में वुड, आउट टू, मस्ट। यहाँ पे देखिए कैन, कुड, बिल, सेल, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे हैं क्या? आर कंप्लीट मॉडल वर्ब। ये सब हमारे मॉडल वर्ब हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैम जो ये लिखी है कैन, कुड, विल, सेल, शुड, वुड, आउट टू, मस्ट, कंप्लीट मॉडल वर्ब, यानी कि ये इतने हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा क्या हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा? तो हाँ बच्चों, ये भी आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये हम आपको जब आपको मॉडल वर्ब वाला जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपको इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा और इनका प्रयोग किस सेंटेंस में किस रूप में होता है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि जो मेन वर्ब के अंतर्गत दो चीजें आई थी, एक होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है और अकर्मक क्रिया क्या होता है? तो आइए चलिए हम देख लेते हैं। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है हमारा मेन वर्ब। तो आपने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो दो चीजें आई थी, एक होता है हमारा एक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है हमारा मॉडल वर्ब। ये आपने पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम बच्चों पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, अब हम डालेंगे यहाँ पे पहला हमारा आता है, पहले तो ये बात है कि ये हमारा क्या है? एक्शन वर्ब, यानी कि वर्ड ही मान लो इसको, जो क्रियात्मक जो शब्द होते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्शन वर्ड में पहला तो हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम बच्चों क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। तो बच्चों हम चलते हैं, अब सकर्मक क्रिया देख लेते हैं क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया हम कैसे जानेंगे? सकर्मक क्रिया में मैं लिख रही हूं कि
जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट सॉरी यहाँ पे सही कर लीजिए, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और सेंटेंस को कंप्लीमेंट, यही है कंप्लीमेंट बनाते हैं, क्या कहलाते हैं वो हमारे कहलाते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, अब ये हम देखेंगे कि आखिर ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या हो, सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत भी पड़ती है, यानी कि क्रिया के बारे में बताता है कि जो क्रिया द्वारा यानी कि जो काम हो रहा है वो किस चीज का काम हो रहा है। तो वर्ब के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, वर्ब के साथ में सब्जेक्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो कैसे, आप देखें, एग्जाम्पल है, राधा कुक्स टू फूड, रचना इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि किसके साथ में, वर्ब के साथ में जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो हमारा क्या कहलाते हैं, वो हमारे सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो वर्ब के साथ में यानी कि सेंटेंस में वर्ब के साथ में किसकी प्रधानता भी होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता भी होती है। तो यहाँ पे देखिए, राधा कुक्स टू फूड, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सब्जेक्ट बात किसके बारे में हो रही है, राधा के बारे में हो रही है, और उसके बाद में राधा काम क्या कर रही है, पकाने का काम कर रही है, और क्या पकाने का काम कर रही है, भोजन पकाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन सेंटेंस में आकर के जो सेंटेंस को क्या कर दिए, कंप्लीमेंट यानी कि पूरक बना देते हैं। तो यहाँ पे राधा कुक्स टू फूड यानी कि राधा भोजन को पकाती है, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो हो रहा है पकाने का, और क्या पकाने का काम हो रहा है, पकाने का काम हो रहा है भोजन। तो यहाँ पे जो सेंस निकल रहा है कि नहीं निकल क्या सेंस निकल रहा है, सेंस आपका निकल रहा है कि राधा भोजन पकाती है। अभी मैंने कहा, अगर मैं कह देती मोहन रन्स यानी कि मोहन दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है, तो मोहन कहाँ पे दौड़ता है ये आपको पता चल रहा है, ये नहीं बताया गया है कि मोहन क्या कहाँ पे दौड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है, तो ये जो ये सेंटेंस है ये भी हमारा पूरी तरीके से पूरा नहीं है। अगर ये बताया जाता कि जो मोहन है वो मैदान में दौड़ता है, ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे मैंने कहा मोहन मैदान में दौड़ता है, तो मोहन तो सब्जेक्ट हो गया, मोहन के बारे में बताया गया। मोहन किस चीज का काम कर रहा है, मोहन काम कर रहा है दौड़ने का, और तो मोहन दौड़ता है तो कहाँ पे दौड़ता है, मोहन मैदान में दौड़ता है। तो तीनों चीज का पता चल रहा है, तो ये मिलकर के सेंटेंस को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और मैंने कहा मोहन दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है कहाँ पे दौड़ता है ये नहीं पता है, यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है। राधा पकाती है, राधा क्या पकाती है उसके बारे में भी नहीं पता है, यानी कि राधा जो काम कर रही है वो किस चीज का काम कर रही है ये नहीं पता, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है वो हमारा होता है सकर्मक क्रिया, और इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट हमारा अकर्मक क्रिया होता है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा कि सब्जेक्ट दिया होगा, वर्ब दिया होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। तो जब आप अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा हमारा है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव
वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव को कहते थे, और इनट्रांजिटिव को कहेंगे हम अकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है? कि जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ में किसकी जरूरत पड़ती है? वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे हम लिखेंगे जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है अकर्मक क्रिया। यानी कि क्या कहलाएगा हमारा? इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। तो जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है वो हमारा होगा सकर्मक क्रिया, और उसी का उल्टा जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है वो हमारा होगा अकर्मक क्रिया। ठीक, जैसे इसमें था राधा कुक्स टू फूड, यानी कि राधा भोजन को पकाती है। तो यहाँ पे ये भी पता था कि राधा जो काम कर रही है, जो पकाने का काम कर रही है, वो क्या काम कर रही है? तो इसमें वर्ब के साथ में यानी कि क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट दिया गया था। और ऐसे अगर लिख दिया जाए कि राधा कुक्स यानी कि राधा पकाती है, तो राधा पकाती है तो क्या पकाती है इसके बारे में नहीं पता है, तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है। सेंटेंस तो है बट क्या है? वो कंप्लीमेंट उसमें नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल है जैसे मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, पहला हो गया। दूसरा है ही प्लेज यानी कि वह खेलता है। उसके बाद में और है हमारा रमेश प्लेज। अब देखिए यहाँ पे मोहन दौड़ता है तो कहाँ पे दौड़ता है इसके बारे में पता नहीं है। तो इस सेंटेंस में क्या कहा गया है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। सेंटेंस तो है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखना है कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वो हमारा होगा सकर्मक क्रिया, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा वो हमारा होगा अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारा क्या है? वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ये हमारा क्या है? यही हमारा सकर्मक क्रिया, यही हमारा अकर्मक क्रिया है बच्चों। ठीक है, सॉरी गलती से मैंने कहा सकर्मक क्रिया, लेकिन सकर्मक क्रिया वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारा अकर्मक क्रिया होता है। ऐसे ही प्लेज यानी कि वह खेलता है। तो बच्चों वह कहाँ खेलता है? घर में खेलता है, अंदर खेलता है कि बाहर खेलता है कि मैदान में खेलता है कि स्टेडियम में खेलता है तो कहाँ पे खेलता है इस चीज के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट का कहीं अता पता नहीं है। ऐसे रमेश प्लेस यानी कि रमेश खेलता है, तो यहाँ पर भी रमेश खेलता है तो कहाँ पे खेलता है? तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है और वर्ब दिया गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट का कहीं पता नहीं है। तो यही हमारा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको समझ में आ गया अच्छे से? उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब को हम कहते हैं सीमित क्रिया। अब सीमित क्रिया क्या होती है? सीमित क्रिया का मतलब होता है जिनका कोई रूल हो, यानी कि जिनका कोई रूल रेगुलेशंस हो, उन्हें हम कहते हैं सीमित क्रिया। सीमित क्रिया तो रूल्स का मतलब यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब का तो प्रयोग किया गया हो, लेकिन जो वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार किया गया हो वो हमारा होता है फाइनाइट वर्ब यानी कि सीमित क्रिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग
का वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होता है? वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार होता है। यानी कि किस टेंस में कौन सा रूल लगेगा और किस रूल के हिसाब से वर्ब में किस प्रकार की चेंजिंग होगी, वो हमारा होता है फाइनाइट वर्ब। जैसे देखिए लिखा है दे रन, ठीक, यहाँ पे लिखा है दे रन, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल है। तो पहली बात तो ये हमारा जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे पहले, उन्हें पता होगा कि जिसमें यस या यस लगता है वो हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत यस या यस का प्रयोग होता है। और बहुवचन जहां पे होते हैं, यानी कि जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, वहां पे वर्ब के साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दे रन यानी कि वे दौड़ते हैं। तो ये हमारा जो दे शब्द है, ये हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ में वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं की गई, इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाया गया। ऐसे दूसरा हमारा है सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग यानी कि वह एक गीत गा रही है, ठीक, समझ में आ रहा है, वह एक गीत गा रही है। तो ये जो बच्चे टेंस पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि जिस सेंटेंस में जो वर्ब में यानी कि आईएनजी लगा होता है, वर्ब में आईएनजी लगा के क्या होता है कि वर्ब में चेंजिंग होता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इज एमआर का प्रयोग करते हैं, ठीक। आपको समझ में आ गया? इज एमआर का प्रयोग, वाज वर्ब का प्रयोग इस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। तो जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि आईएनजी क्यों लगाया गया, और उसके बाद में आईएनजी लगाया गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किस चीज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल्स और रेगुलेशंस के तहत जो सेंटेंस बनते हैं, ठीक है, उनका कोई नियम होता है और नियम के अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजिंग होती है, वो हमारे होते हैं फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे जो वर्ब में चेंजिंग क्या की गई, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, जिसमें क्या किया गया, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, इसके साथ में हम क्या करते हैं? सिंग के साथ में आईएनजी मैंने जोड़ दिया, क्योंकि ये हिंदी में क्या निकल रहा है, हिंदी में इसका ट्रांसलेट ये हो रहा है कि वह एक गीत गा रही है। पीछे आया, रहा रही आया कि नहीं आया? तो जो रूल रेगुलेशंस के तहत जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो वर्ब में चेंजिंग होती है वो हमारे होते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक। समझ में आ गया बच्चों? अब आइए चलते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो पहले हम डालेंगे रेगुलर वर्ब, ठीक, रेगुलर वर्ब। यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा। यहाँ पे हम डालेंगे इरेगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो बच्चों रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है? तो बच्चों मैं आपको बताऊंगी, रेगुलर वर्ब वो होता है, जो रेगुलर वर्ब होता है उसका B2 बराबर B3, यानी कि जो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो एक जैसा होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। यानी कि जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब में हम लिखेंगे, रेगुलर वर्ब में हम डेफिनेशन के तहत इस तरीके से लिख सकते हैं कि जिस वर्ब का B2 बराबर B3, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, यानी कि अगर लास्ट में कहीं पे ईडी लगा होगा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में ईडी लगा होगा तो थर्ड फॉर्म में भी क्या लगा होगा? ईडी लगा होगा। तो एक जैसी होती है। ईडी ये जो मैंने आपको बताया वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है रेगुलर वर्ब, ठीक, समझ में आ रहा है। और इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, बराबर वर्ब की
सेकंड फॉर्म बराबर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि एक जैसी नहीं होती, यानी कि बराबर नहीं होती। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म अलग होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अलग होगी, अलग अलग प्रकार से बनाई जाएगी। ये नहीं है कि सेकंड फॉर्म में ईडी लग गया तो थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वर्ड पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिस वर्ब की कोई भी फॉर्म एक जैसी नहीं होती यानी कि अलग अलग होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है इरेगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है? आ रहा होगा बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे तभी तो आपको समझ में आएगा बच्चों। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मैं आपको दे रही हूँ। जैसे लिखा है प्ले है, यानी कि मूल रूप है, वास्तविक जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो है। अब प्ले हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। दूसरे में हम देखेंगे प्ले का हमारा सेकंड फॉर्म, यानी कि B2 हमारा हो जाएगा PLAY प्ले, और ईडी लास्ट में क्या लगे? ईडी लगे तो प्लेड हो गया। और थर्ड फॉर्म भी हमारा क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म भी हमारा रहेगा PLAYED। तो B2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी है कि नहीं है? तो ये हमारा होता है रेगुलर वर्ब। एक आप और देखिए, जैसे लिखा है ईट, ईटन, ईट। एक जैसे लिखा है, ये देखिए फाइंड, देख रहे हैं? फाइंड हो गया, उसके बाद में हो गया फाउंड, उसके बाद में हो गया फाउंड। तो ये हमारा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अरे मैम तो बताई थी कि ईडी लास्ट में लगा होता है तो वही रेगुलर वर्ब होता है। ये नहीं है, आपका केवल सेकंड फॉर्म वर्ब की और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक जैसी है तब आप पहचान लीजिए कि हमारा रेगुलर वर्ब होगा। अब ऐसे इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब अलग अलग होती है, यानी कि कोई एक जैसा नहीं होता है। जैसे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे गो मतलब होता है जाना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्या होगा? वेंट होगा, तो ये हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद में गोन हमारा क्या है? थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए कि जिस वर्ब की कोई भी फॉर्म एक जैसी नहीं होती है, इरेगुलर वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे गो अलग है, वेंट अलग है और गोन अलग है, इनके अलग अलग रूप हैं कि नहीं है? तो जब इनके अलग अलग रूप हैं तो ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे होंगे इरेगुलर वर्ब। ऐसे आप देखिए लिखा है फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फ्लाई का होता है फ्लू, ठीक। उसके बाद में थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन। तो यहाँ पे देखिए तीनों रूप अलग अलग है कि नहीं है? तो जब एक भी फॉर्म एक जैसी नहीं होती है, वर्ब की एक भी फॉर्म एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है इरेगुलर वर्ब, ठीक। तो आप जब वर्ब के फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ब होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि कौन से वर्ब में कौन कौन सी चेंजिंग होती है, यानी कि कौन से रेगुलर वर्ब है और कौन से इरेगुलर वर्ब है। तो जिन बच्चों के पास बुक होगी वो बुक में वर्ब वाले फॉर्म को खोलेंगे तो वहां पे बहुत सारे वर्ब के जो फॉर्म है वो आपको लिखे दिख जाएंगे। उसमें से आप ढूंढने की प्रैक्टिस करिएगा कि कौन से रेगुलर वर्ब हैं और कौन से इरेगुलर वर्ब हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और रोज प्रयास करिए, ठीक है।